एप 116 टू 120। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए, तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 116, रोटी खाते समय अपना सिर क्यों बचाना पड़ता है। अंशुल नेगी को विदा करने के बाद मोहित को जोरों की भूख महसूस हुई। आखिरकार, वह आधा दिन पहाड़ चढ़ने में लगा चुका था और उसने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसके पास खाना तो था, पर सब नीचे खड़ी वैन में था। खाने के लिए क्या उसे वापस नीचे उतरना होगा? अभी तो उसकी पिंडलियों में खिंचाव हो रहा था और नीचे जाने की ताकत उसमें बिल्कुल नहीं थी। वह केबल कार से नीचे जा सकता था, पर उसे चलने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय था, इसलिए उसे इंतजार करना पड़ा। उसे धुंधली सी याद आई कि अभी थोड़ी देर पहले उसने एक रोल की दुकान खुली देखी थी, तो मोहित अपने भारी कदमों को घसीटते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और वाकई उसे एक पुराने शर्मा जी की ताज़ा तंदूरी रोटियां और रोल की दुकान दिखी। वह तेजी से अंदर चला गया। दुकान का मालिक सिर झुकाए वीडियो देख रहा था। वह 40 के आसपास का आदमी लग रहा था। उसका चेहरा चौकोर था और काले फ्रेम वाले चश्मे की वजह से वह काफी सीधा साधा दिख रहा था। मोहित ने आवाज दी, मालिक, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मालिक ने ऊपर देखा। ग्राहक को पाकर वह मुस्कुराते हुए उठा और बोला, हाँ भाई, प्याज वाले रोटी रोल 10 रुपये के हैं और इंस्टेंट नूडल्स 20 रुपये का एक कप। कीमत सुनकर मोहित ने थोड़ा मुंह बनाया। उसने सोचा कि टूरिस्ट इलाकों में चीजें वाकई बहुत महंगी होती हैं, नूडल्स तो रोटी रोल से भी महंगे थे। मुझे 2 रोटी रोल दे दीजिए। ठीक है, बस 1 मिनट, मैं अभी बनाकर देता हूँ। मालिक रसोई में गया और एक पीली सी रोटी निकालकर काउंटर पर रखी। उस पर चटनी लगाते हुए उसने मोहित से बात की, बेटा, तुम काफी हिम्मती लगते हो। इस मौसम में पहाड़ों पर घूमने वाले कम ही दिखते हैं। मोहित बोला, सच तो यह है कि मैं यहाँ घूमने नहीं आया हूँ। मैंने आपके सामने ही कबाब का स्टॉल खोला है। आगे आपसे साथ की उम्मीद रहेगी। ये सुनकर मालिक ने मोहित को बड़ी दिलचस्पी से देखा। आज सुबह मैं सोच ही रहा था कि अचानक ये कबाब का स्टॉल कहाँ से टपक पड़ा, तो ये तुम्हारा है। वह बात करते करते रसोई से बाहर आया। उसके हाथ में 2 प्लास्टिक की थैलियां थीं। अंदर रखे रोल काफी भारी भरकम लग रहे थे। पैसे देने के बाद मोहित वहां से निकल गया, क्योंकि दुकान बहुत छोटी थी और वहां बैठने की जगह नहीं थी। अभी उसके पैर खड़े होकर खाने की हालत में नहीं थे। खाते समय अपने सिर का ख्याल रखना, मालिक ने उसे जाते हुए टोक कर याद दिलाया, पर मोहित को कुछ समझ नहीं आया। रोटी खाने का सिर से क्या लेना देना? अपनी दुकान पर पहुंचकर वह कुर्सी पर बैठ गया और थैली से एक रोटी निकाली। ये रोटी दिल्ली या पंजाब की रोटियों जैसी नहीं थी, इसमें देवभूमि की अपनी खासियत थी। मोहित वाकई बहुत भूखा था और उसने एक बड़ा निवाला लिया, पर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वह कितनी सख्त थी। वह पतली दिखने वाली रोटी काफी रबर जैसी थी। उसकी जोरदार बाइट भी उसका एक टुकड़ा नहीं तोड़ पाए। मोहित के दांत आगे पीछे चलने लगे और उसके हाथ जोर लगाने लगे, फिर भी वह रोटी चमड़े जैसी सख्त थी। अरे यार, हद है। मोहित झुंझला गया, क्या एक मामूली सी रोटी उसे हरा देगी? उसका मुंह रोटी पर बुरी तरह जम गया, उसके माथे की नसें उभर आईं, ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह और हाथों के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा हो। और फिर, धपाक, मोहित का सिर दीवार से जोर से टकराया। उस टक्कर ने उसे एक पल के लिए सुन्न कर दिया। तब जाकर मोहित को समझ आया कि मालिक का सिर का ख्याल रखना कहने का क्या मतलब था। अपने सिर का पिछला हिस्सा सहलाते हुए मोहित को महसूस हुआ कि वहां एक बड़ा सा घुमड़ा बम्प निकल आया है। वाह, क्या ये वही रोटी है जिसे मैं जानता हूँ? अगर कोई कहे कि यह चमड़ा है, तो मैं यकीन कर लूं। मोहित का मुंह बिना रुके उस रोटी को चबाता रहा। अंदर का प्याज तो कब का चबाकर वह निगल चुका था, पर रोटी अभी भी उसके मुंह में वैसी की वैसी ही थी। 1 मिनट से ज्यादा चबाने के बाद आखिरकार वह पहला निवाला निगल पाया। अपने दुखते हुए जबड़े को सहलाते हुए मोहित के दिमाग में उस दुकानदार का चौकोर चेहरा और उसकी मजबूत मांसपेशियां घूमने लगीं। नहीं, यह ऐसा खाना नहीं है जिसे मैं जीत सकूं। मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, पर इसकी दूसरी बाइट नहीं लूंगा। गुड़ गुड़, उसके पेट ने शोर मचाया, पर मोहित का वाकई उन रोटियों को और चबाने का मन नहीं था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और बावर्ची सिस्टम के मॉल में जाकर सामान देखने लगा।
उसने और कुछ नहीं देखा और सीधे मीट सेक्शन में गया। पहाड़ी काला बकरा मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में पाया जाता है। यह आकार में बड़ा, काले बालों वाला और इसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। पिछली टांग का मांस 3 घंटे पहले कटा हुआ। कीमत 32 रुपये प्रति किलो। 100 किलो से ज्यादा पर 30 रुपये। मोहित ने दिमाग में हिसाब लगाया, 1 किलो मांस और थोड़ी चर्बी मिलाकर करीब 30 कबाब बन सकते हैं। सिस्टम का टास्क 500 कबाब का था, तो अभी के लिए 20 किलो काफी होगा। हालांकि ये कल के लिए था, इसलिए उसने आज अभ्यास करने के लिए 30 किलो का ऑर्डर दे दिया। फिर उसने सब्जियों वाले हिस्से से प्याज, फलों से सेब, कुछ मूंगफली, खड़े मसाले, बांस की सीखें और तरह तरह के मसाले खरीदे। ऑर्डर करते समय डिलीवरी का पता सिर्फ नीचे की पार्किंग ही हो सकता था, पहाड़ की चोटी नहीं, जो मोहित के लिए थोड़ा निराशाजनक था। क्या पर्यटन विभाग के अंशुल नेगी ने नहीं कहा था कि कोई जरूरत हो तो बताना? क्या मैं उनसे ये सामान पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने में मदद मांग सकता हूं? ऐसा नहीं है कि मैं मुफ्त में मांग रहा हूं, मैं डिलीवरी चार्ज दे दूंगा। शायद यह मुमकिन हो। जैसे ही वह ये सोच रहा था, उसे केबल कार चलने की आवाज आई, तो मोहित तेजी से उधर भागा। केबल कार से नीचे उतरते समय देवभूमि का पूरा नज़ारा उसके सामने खुल गया, जो ऊपर चढ़ते समय दिखने वाले नज़ारे से अलग था। खासकर वे जमे हुए पहाड़ी झरने, जो चांदी की बेल्ट की तरह चोटियों को घेरे हुए थे, बेहद शानदार लग रहे थे। मोहित को लगा कि देवभूमि की यह यात्रा वाकई सफल रही, और सुना है कि यहाँ की चोटी से सूर्योदय बहुत ही सुंदर दिखता है। आज रात उसे चोटी वाली दुकान में ही रुकना होगा ताकि सुबह जल्दी सूर्योदय देख सके। अरे, मोहित के दिमाग में अचानक एक विचार आया, सूर्योदय देखते हुए कबाब भूनने का एहसास कैसा होगा? क्या वह अद्भुत नहीं होगा? केबल कार से नीचे उतरना चढ़ने से ज्यादा तेज था, नीचे पहुंचने में उसे करीब 15 मिनट लगे। वह अपनी वैन में लौटा, जल्दी से पहले से तैयार सामग्री निकाली, और उसके खाली पेट ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वह रसोई में गया, एक बेहतरीन मांस का टुकड़ा निकाला और एक लाजवाब पहाड़ी चटपटी डिश बनाने की तैयारी करने लगा। इंसान को जितनी भूख लगे, उसे खुद को उतना ही कम नजरअंदाज करना चाहिए, यही एक अच्छे शेफ का अनुशासन है। उसने मांस के पतले टुकड़े काटे, उन्हें धोया और पानी सुखाने के बाद घोल तैयार करने लगा। भले ही सिस्टम ने अभी तक एक खास डिश नहीं सिखाई थी, पर उसका शेफ लेवल इतना बढ़ चुका था कि वह कई पकवानों में माहिर हो गया था। ये डिश संभालना उसके लिए मुश्किल नहीं था। सब कुछ तैयार करने के बाद अब वक्त था उसे गर्मा गर्म तलने का। अध्याय 117, मोहित के हाथ का लाजवाब पकवान। तेल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा और गर्म होते तेल की हल्की सी महक मोहित की पारखी नाक से नहीं बच सकी। जब तेल 60% गर्म हो गया, तो मोहित ने घोल में लिपटे मांस के एक टुकड़े को सावधानी से कढ़ाई में डाला। डालते ही स्र की आवाज आई और मांस के टुकड़े पर सफेद रंग की एक नरम परत चढ़ गई। मोहित ने फुर्ती से बाकी टुकड़े भी डाल दिए और चम्मच से उन्हें हिलाया ताकि वे आपस में न चिपकें। करीब 50 सेकंड बाद जब मांस थोड़ा पककर स्थिर हो गया, तो उसने उन्हें बाहर निकाल लिया। इस वक्त तक मांस के ऊपर का घोल एकदम सफेद था और उसमें से सौंधी महक आ रही थी। जैसे ही तेल का तापमान 70% तक पहुंचा, मोहित ने मांस के उन टुकड़ों को दोबारा गर्म तेल में डाल दिया। अब सफेद घोल धीरे धीरे आकर्षक सुनहरे रंग में बदलने लगा और खुशबू पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई। 30 सेकंड बाद जब उसने मांस निकाला, तो वह एकदम सुनहरा और कुरकुरा दिख रहा था। भूख के मारे मोहित ने अपना थूक गटका। उसने कढ़ाई से तेल निकाला और अपनी तैयार की हुई खट्टी मीठी चटनी डाल दी। जैसे ही चटनी उबलने लगी, उसने उसमें थोड़ा सा मक्के का घोल, तले हुए मांस के टुकड़े और पहले से कटे हुए अदरक व प्याज के लच्छे डाल दिए। उसने तेजी से उसे हिलाया ताकि हर टुकड़े पर चटनी की बराबर परत चढ़ जाए। कुछ ही पलों में खटास और मिठास की वह खुशबू पूरी वैन में भर गई। पकवान तैयार था। मोहित ने वह बड़ी प्लेट उठाए, लिविंग रूम में बैठा और अपने हाथ के हुनर को चखने लगा। गर्मा गर्म मांस के इन टुकड़ों से भाप निकल रही थी। चीनी और सिरके के सही संतुलन ने सुनहरी सतह को और भी चमकदार और रसीला बना दिया था। जैसे ही उसने एक टुकड़ा मुंह में रखा, कड़क कड़क की आवाज आई, जो उसके कुरकुरेपन की गवाही दे रही थी। जुबान के पहले स्पर्श पर चटनी का खट्टा मीठा स्वाद महसूस हुआ, जिसने भूख को और बढ़ा दिया। अंदर का मांस एकदम नर्म और रसीला था। हल्का सा नमकीन स्वाद ये सुनिश्चित कर रहा था कि यह डिश बिल्कुल भी भारी न लगे। लाजवाब। अपने हाथ का बना खाना हमेशा ही बेहतर लगता है, और मोहित की यह डिश दिखने और स्वाद दोनों में बेमिसाल थी। वह किसी हमस्टर की तरह मजे से खाने लगा। वह खाने का वाकई बहुत शौकीन था। वैसे भी, ये डिश ताज़ा ही अच्छी लगती है, ठंडी होने पर तो यह उन रोटियों की तरह सख्त हो सकती थी। जब प्लेट आधी खाली हो गई, तब जाकर मोहित के पेट को चैन मिला। उसने 1 कप गर्म नींबू पानी पिया और उसे अपनी थकान कम होती महसूस हुई। तभी वैन के बाहर से एक आवाज आई, हेलो, क्या यह आपका ऑर्डर है? मोहित ने बाहर देखा, एक डिलीवरी वाला गाड़ी के पास खड़ा था। मोहित ने बाहर निकलकर सामान चेक किया। आपका शुभ नाम? मोहित ने पूछा। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मेरा नाम विकास जैंगमिंग है।
आप मुझे नाम से बुला सकते हैं। मोहित ने कहा। नमस्ते विकास, मैं मोहित हूँ। मैं पहाड़ की चोटी पर कबाब की दुकान चलाता हूँ। आगे मुझे और सामान की ज़रूरत होगी। क्या आप इसे ऊपर पहुंचा पाएंगे? विकास ने सिर हिलाया। बिल्कुल, हमारी मार्केट का देवभूमि पर्यटन के साथ करार है, हम ऊपर की दुकानों को सामान देते हैं। मोहित हैरान हुआ, फिर मुझे ऐप पर सिर्फ पार्किंग का विकल्प क्यों दिखा? विकास ने अपना रजिस्टर निकाला और बताया, ऊपर पहाड़ पर डिलीवरी का 5 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क लगता है। अगर आप चाहें तो मैं नोट कर लेता हूँ। मोहित ने तुरंत हामी भर दी। रसोई समेटने के बाद वह आखिरी केबल कार से वापस चोटी पर अपनी दुकान पहुंचा। काम फिर से शुरू हुआ। ताज़ा पहाड़ी बकरे की टांग का मांस माणिक रूबी की तरह चमक रहा था। अपग्रेड किए हुए चाकू की धार इतनी तेज थी कि मांस के रेशे मक्खन की तरह कट रहे थे। मोहित बहुत संतुष्ट था, क्योंकि बेहतरीन कच्चा माल ही बेहतरीन पकवान की बुनियाद होता है। उसने मांस के छोटे टुकड़े किए और अब उसे मसालों में भिगोने मैरिनेट की बारी थी। उसने ताज़ा सेब और प्याज लिए। प्याज को उसने 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा ताकि काटते समय आंखों से आंसू न आए। उसने सेब के बारीक लच्छे बनाए और उन्हें मांस के टुकड़ों के साथ मिला दिया। फिर उसने बारीक कटा प्याज भी डाल दिया। उसने कोई और भारी मसाला नहीं डाला, बस सेब और प्याज के साथ मांस को अच्छी तरह मिलाया। क्यों भाई, आज पहले ही दिन दुकान जमा ली? शर्मा जी, वैंग जी, वही चौकोर चेहरे वाले दुकानदार अचानक दरवाजे पर प्रकट हुए और अंदर झांकने लगे। मोहित ने थोड़ा चिढ़कर कहा, सच कहूं तो आपकी रोटियां मेरे बैल से भी ज्यादा सख्त हैं। क्या उन्हें खाने के लिए कुकर में सीटी लगानी पड़ती है? शर्मा जी हंसे। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैं खुद एक रोल खाता हुआ आया हूं ताकि तुम्हें दिखा सकूं। उन्होंने पीछे से अपना प्याज रोटी का रोल निकाला और बड़ी आसानी से उसे चबाने लगे। ये देखकर मोहित को हार माननी पड़ी। मान गए उस्ताद, आपके पास दांत नहीं, कुल्हाड़ी है। अध्याय 118, कबाबों की जोरदार तैयारी। साउथ इंडियन रोल के दीवाने व्हाट्सएप ग्रुप। मोहित भाई कहाँ चले गए? किसी के पास कोई खबर है? हाजिर हूँ और इंतजार में हूँ। नए साल से पहले वे 1 हफ्ते से ज्यादा लुधियाना में थे। हालांकि मुझे उनका रसीला मीट बहुत पसंद है, पर सिर्फ खाने के लिए इतनी दूर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मेरा भी यही हाल है, मैं बस भाई के लोकेशन अपडेट करने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर 500 किलोमीटर के दायरे में हुए तो मैं सीधे गाड़ी निकाल लूंगा। एट प्रिंस, ग्रुप एडमिन, क्या तुम्हारे पास मोहित भाई की कोई खबर है? प्रिंस ने अपने मैसेज चेक किए और अचानक उसे एक हाथी वाली प्रोफाइल पिक्चर से फ्रेंड रिक्वेस्ट दिखी। क्या ये मोहित भाई हो सकते हैं? जैसे ही उसने रिक्वेस्ट खोली, वह वाकई मोहित की ही थी। ओ तेरी, मोहित भाई, असली वाले। उसने पिछले कुछ दिनों से अपना ऐप चेक नहीं किया था और हैरानी की बात थी कि मोहित ने उसे खुद ऐड किया था। मीट के मैरिनेट मसालों में भीगने होने का इंतजार करते हुए मोहित अपना फोन चला रहा था, तभी उसे नोटिफिकेशन की आवाज आई और उसका फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। नमस्ते मोहित भाई, माफ करना, नए साल की बधाइयों के चक्कर में मैं मैसेज देख ही नहीं पाया। मोहित ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, त्योहारों के समय व्यस्त रहना स्वाभाविक है। मैं आपको ग्रुप में ऐड करता हूँ। इतना कहकर प्रिंस ने मोहित को साउथ इंडियन रोल के दीवाने ग्रुप में जोड़ा और सबको टैग कर दिया। एट एवरीवन, दोस्तों, मैं मोहित भाई को ग्रुप में ले आया हूँ, हा हा हा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये सच में मोहित भाई हैं? एडमिन भाई, तुम तो बड़े पहुंचे हुए निकले। नमस्ते मोहित भाई, अभी आप कहाँ मौज मार रहे हैं? स्क्रीन पर मैसेज इतनी तेजी से आने लगे कि मोहित के लिए उन्हें पढ़ना भी मुश्किल हो गया। नमस्ते सबको, मैं मोहित हूँ। मैं इस समय देवभूमि के नीलकंठ पर्वत की चोटी पर हूँ। अगर आप लोगों के पास समय हो तो यहाँ घूमने जरूर आइए। मैसेज भेजने के बाद मोहित को लगा कि यह थोड़ा रूखा है, तो उसे याद आया कि आज पहाड़ चढ़ते समय उसने काफी तस्वीरें ली थीं। उसने वे तस्वीरें ग्रुप में डाल दी। ये तस्वीरें मैंने आज पहाड़ चढ़ते समय ली थी, नज़ारा बहुत शानदार है। और ये वो पहाड़ी बकरे का मीट है जिसे मैं मसालों में भिगो रहा हूँ। आज रात मैं कुछ कबाब भूनकर देखूंगा और फिर उनकी फोटो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इतना कहकर उसने कैमरे से पतीले में रखे मीट की कुछ शानदार तस्वीरें लीं। मोहित की फोटोग्राफी कोई खास नहीं थी, पर उसका कैमरा अच्छा था और सबसे बड़ी बात, पहाड़ों का वह नज़ारा ही इतना खूबसूरत था कि कैसी भी फोटो लो, वह किसी मास्टरपीस जैसी ही लग रही थी। अगर लुधियाना एक जादुई बर्फीला शहर था, तो सर्दियों की ये देवभूमि किसी परियों की कहानी जैसा आइसलैंड था, जहां कुदरत की खूबसूरती सांसें रोक देने वाली थी। वाह, क्या सर्दियों में पहाड़ इतने खूबसूरत होते हैं। मैं पिछले साल मई में गया था, और सच कहूं तो मुझे बस यही याद है कि मेरे आगे वाले आदमी की गैस बहुत बदबूदार थी। हा हा हा, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते थे क्या? मैं दूर रहना चाहता था, पर हिलने की जगह ही नहीं थी, और 3 दिन तक लगातार बारिश हुई। मैं तो सूर्योदय भी नहीं देख पाया। इस बंदे का मैसेज देखकर मोहित को थोड़ी सहानुभूति हुई। आज जब मैं ऊपर आया तो मुझे कोई नहीं मिला, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ मेरा ही है। मैंने मौसम का हाल चेक किया है, कल सुबह सूर्योदय साफ दिखेगा, मैं आप लोगों के लिए फोटो खींच लूंगा।
सूर्योदय जरूरी नहीं है, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि मोहित भाई के कबाब कैसे दिखते हैं। बिल्कुल, मैंने भाई के रोल, मोमोज और रसीले मीट के फोटो संभाल कर रखे हैं। मैं भाई का पुराना फैन हूँ और ये कबाब तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। क्या चोटी तक जाने के लिए केबल कार है? मुझे डर है कि मैं पैदल नहीं चढ़ पाऊंगा। पहाड़ों के लिए भी केबल कार चाहिए क्या? मर्द बनो भाई, चुटकियों में चढ़ जाओगे। उम्मीद है कि वहां पहुंचने के बाद भी तुम्हारी ये बहादुरी बनी रहेगी। मोहित को चैट काफी मजेदार लगी, पर अब उसके कबाब तैयार थे। दोस्तों, आप बातें जारी रखिए, मेरे कबाब लगभग मैरिनेट हो चुके हैं। मैं अब इन्हें सीखों में लगाकर भूनने जा रहा हूं ताकि स्वाद का पता चल सके। मैसेज भेजने के बाद उसने फोन एक तरफ रख दिया। उसने बांस की सीखें निकाली और मीट पिरोना शुरू किया। मोहित बड़े सलीके से काम कर रहा था। वह मांस के 2 टुकड़ों के बीच में चर्बी का एक छोटा टुकड़ा लगाता, 4 बोटी और 3 चर्बी के टुकड़े हर सीख में। गुलाबी, नरम मांस और बर्फ जैसी सफेद चर्बी के मेल से कबाब देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैरिनेशन में इस्तेमाल किए गए प्याज और सेब का असर बहुत हल्का था, जो मांस की प्राकृतिक गंध को दबाकर उसमें सेब की एक ताज़ा खुशबू भर रहा था। सीके तैयार करने के बाद उसने उन्हें पास रखे फूड बॉक्स में रख दिया। सच्चाई तो ये थी कि यह काम काफी समय लेने वाला था। मोहित के इन नौजवान हाथों से भी वह 1 घंटे में मुश्किल से 300 सीखें ही तैयार कर पाता था। अब रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही उसने सुपर इलेक्ट्रिक तंदूर ग्रिल चालू किया, उसका निचला हिस्सा तुरंत चमक उठा और गर्म हवा के झोंके बाहर आने लगे, जिससे वह ठंडा कमरा पल भर में गर्म हो गया। मोहित खुश था, सिस्टम की चीजें कभी निराश नहीं करती, आग जलने की रफ्तार ही आधी जीत थी। तापमान चेक करने के बाद उसने 30 कबाब ग्रिल पर सलीके से रख दिए। कबाब ताज़े थे, इसलिए उन्हें डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं थी। ग्रिल की तेज गर्मी तुरंत मांस तक पहुंचने लगी। कुछ ही पलों में कबाबों से स्र की आवाज आने लगी। ये तेज तापमान पर चर्बी के पिघलने की आवाज थी, जो किसी भी खाने के शौकीन के लिए संगीत जैसी होती है। चर्बी पिघलकर ग्रिल पर गिरने लगी, जिससे आवाज और बढ़ गई। कुछ तेल बगल की बोटियों ने सोख लिया, जिससे उनमें भुने हुए और तले हुए दोनों तरह के स्वाद का जादू पैदा हो गया। प्याज और सेब की खुशबू भी गर्मी पाकर पूरे कमरे में कबाबों की महक फैलाने लगी। ग्रिल पर कबाब रंग बदलने लगे थे। गुलाबी मांस अब सफेद और फिर धीरे धीरे सुनहरा होने लगा, और चर्बी एक आकर्षक कुरकुरे भूरे रंग में बदल गई। खुशबू सूंघकर मोहित समझ गया कि कबाब अब 70% पक चुके हैं, और इसमें सिर्फ 1 मिनट लगा था। मसाले ठीक ग्रिल के नीचे, हाथ की पहुंच में थे। उसने चुटकी भर जीरा और कबाब मसाला निकाला और फुर्ती से उन सुलगते कबाबों पर छिड़क दिया। जीरा और कबाब का मेल वाकई स्वर्ग जैसा है। यह मांस के स्वाद की चाबी की तरह था, जिसने मोहित की स्वाद ग्रंथियों को झकझोर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक तेज और भीनी महक ने कमरे के हर कोने को अपनी चपेट में ले लिया हो। मोहित ने जोर से अपना थूक गटका और खुद से बोला, गजब है भाई। अगर मैं खुद ही इसे नहीं झेल पा रहा हूं, तो ग्राहकों का क्या हाल होगा। 119 लाल मिर्च पाउडर की एक फुहार गिरी और तीखी महक एक बार फिर पहाड़ी बकरे के कबाबों के साथ घुल मिल गई। वह बेमिसाल खुशबू ऐसी थी कि मोहित का मन किया कि वह उसी पल सब कुछ सफाचट कर जाए। पर वक्त जितना नाजुक हो, खुद पर उतना ही काबू रखना चाहिए, क्योंकि स्वाद का सबसे बेहतरीन लम्हा अभी आना बाकी था। सफेद तिल के दाने ऊपर से बरसे और उसके तुरंत बाद बारीक नमक छिड़का गया। यह बारीक नमक इस बारबेक्यू सिम्फनी के आखिरी सुर की तरह था। 1 मिनट और 20 सेकंड 80% पका हुआ, एकदम सटीक। मोहित का मानना था कि सिर्फ स्टेक ही नहीं, बल्कि हर तरह के मांस के पकने का अपना एक स्तर होता है। मोहित के लिए आधा कच्चा मांस कच्चे मांस से अलग नहीं था। 80% पकने का मतलब था कि मांस का सबसे अंदरूनी हिस्सा बस अभी अभी पका है। मांस की यही बनावट मोहित को सबसे ज्यादा पसंद थी। ग्रिल बंद करके जैसे ही उसने सीखें उठाई, मिर्च, जीरे और पहाड़ी बकरे की महक लगातार उसकी नाक से टकराने लगी। सेब की ताज़ा खुशबू बहुत हल्की थी, पर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थी, जो पूरे स्वाद को एक नई ताजगी दे रही थी। ताज़ा भुने हुए कबाबों से अभी भी तेज आंच निकल रही थी, और कमरे की ठंडी हवा के संपर्क में आते ही उनमें से सफ़ेद भाप निकलने लगी। सुनहरी बोटियां और भूरी चर्बी एक दूसरे की शोभा बढ़ा रही थीं। लाल मिर्च, भूरा जीरा और सफ़ेद तिल सीकों पर ऐसे चिपके थे जैसे किसी कलाकार ने पेंटिंग बनाई हो। मोहित ने अपना फोन निकाला, सही एंगल सेट किया और कबाबों की कुछ शानदार तस्वीरें खींचकर सीधे अपने ग्रुप साउथ इंडियन रोल के दीवाने में डाल दी। जब अच्छी चीज हाथ लगे तो उसे साझा न करना पाप है। उधर बिस्तर पर लेटी सिमरन शेन यू को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। टिंग टिंग टिंग। जैसे ही उसने अपना फोन खोला, उसका सारा सुकून छिन गया। हे भगवान, मुझे पता था मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। वाकई कुछ शरारती लोग मेरी रातों की नींद हराम करने पर तुले हैं। नए साल की दावतों के चक्कर में उसके पेट पर थोड़ी चर्बी चढ़ गई थी। उसे घटाने के लिए उसने रात के खाने में सिर्फ एक खीरा और एक टमाटर खाया था। नींद न आने की इस बेचैनी के बीच जब उसने फोन खोला, तो उसके सामने भाप छोड़ते हुए बाहर से कुरकुरे और अंदर से नर्म सुनहरे कबाबों की तस्वीर थी।
भला कोई इसे कैसे झेल सकता है? और जिस इंसान ने ये फोटो भेजी है वो क्या इंसान है? क्या ये सीधे सीधे मिडनाइट टॉर्चर नहीं है? सिमरन ने देखा कि यह फोटो उसे अकेले नहीं बल्कि पूरे ग्रुप में भेजी गई है। इस वक्त ग्रुप का हाल ऐसा था जैसे खौलते तेल की कढ़ाई में किसी ने पानी का कटोरा पलट दिया हो। धमाका जबरदस्त था। अरे बाप रे, मोहित भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आधी रात को ये जुल्म ढाना जरूरी था क्या? दोस्तों, मेरी हालत कौन समझेगा? मुझे बस थोड़ी सी भूख लगी थी और तभी ये शैतानी पकवान सामने आ गया। ये रंग, ये चमक, इसकी खुशबू तो स्क्रीन फाड़ कर बाहर आ रही है। मैं तो गया। क्या अब ग्रुप छोड़ना बहुत देर हो चुकी है? मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये दुख सिर्फ मेरा नहीं होना चाहिए। मैं इसे ट्विटर पर डाल रही हूं ताकि पूरी दुनिया तड़पे। सिमरन ने तुरंत फोटो डाउनलोड की और ट्विटर एक्स पर पोस्ट कर दी। ब्रेकिंग न्यूज, मोहित उस्ताद इस वक्त नीलकंठ पर्वत की चोटी पर हैं और उनका नया कारनामा ताज़ा पहाड़ी कबाब तैयार है। जायके का मजा लेने के लिए तैयार हो जाए। मोहित के बारे में खबरें पहले से ही गर्म थीं। सिमरन की पोस्ट ने आग में घी का काम किया। लुधियाना तो बहुत दूर था, पर देवभूमि तो हमारे पड़ोस में है। मोहित भाई, बस कल तक का इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ। भाई, क्या ये कबाब मेरे दिल पर भून रहे हो? मुझसे अब और सब्र नहीं होता। दोस्तों, मैंने कल सुबह की इंडिगो फ्लाइट बुक कर ली है। मैं तो पहाड़ के पास ही रहता हूँ, कल सुबह ही पहुँचता हूँ। आधी रात का ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, चलो सब मिलकर देवभूमि चलते हैं और मोहित भाई को जिंदा पकड़ते हैं। अंशुल नेगी ने जब स्क्रीन पर संदेशों की ये बाढ़ देखी तो वह इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ताकत देखकर दंग रह गया। रात के 10 बज रहे थे, फिर भी उसने अपने बड़े अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को फोन लगाया। पूरी स्थिति बताने के बाद उसने प्रस्ताव रखा, सर, क्या हमें इस मौके का फायदा उठाकर उत्तराखंड पर्यटन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? और अगर हम टिकटों में कुछ छूट दे सके तो कैसा रहेगा? डिप्टी डायरेक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बड़ा फैसला लिया, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वालों के संपर्क में रहो। यात्रियों की संख्या पर नजर रखो। कल दोपहर तक देवभूमि का एक नया प्रमोशनल वीडियो रिलीज करो और रही बात टिकटों की, तो छोटा क्यों सोचना, घोषणा कर दो कि इस साल पूरे त्योहार के सीजन में नीलकंठ पर्वत की यात्रा और दर्शन के लिए सभी टिकट मुफ्त होंगे। और जिन्होंने पहले टिकट लिए हैं, उनके पैसे वापस कर दो। अंशुल ने जवाब दिया, जी सर, बिल्कुल। तुमने इस मामले में अच्छा काम किया है। भविष्य में तुम्हें और बड़ी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। चोटी पर कबाबों की खुशबू फैलाने के बाद मोहित ने और ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीखें लेकर दुकान के बाहर निकल आया। नीलकंठ पर्वत की चोटी पर खड़ा मोहित देख रहा था कि रात घनी हो चुकी थी। आधा चांद ठीक उसके सिर के ऊपर ऐसा लग रहा था मानो हाथ बढ़ाते ही पकड़ में आ जाएगा। सितारे चमक रहे थे और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर फैली थी। कुछ पुरानी इमारतों की पीली रोशनी इस अंधेरे में एक सुकून दे रही थी। ऐसे माहौल में तो कोई कविता बननी चाहिए थी, पर मोहित को लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है, कबाबों का मजा लेना ही बेहतर है। उसने सीख को तिरछा पकड़ा और नीचे से बोटियों को अपने मुंह में खींच लिया। मांस की बाहरी परत एकदम कुरकुरी भुनी हुई थी, पर अंदर से वह उतना ही नर्म और रसीला था। मांस के अंदर का रस पूरी तरह कैद था, हर बाइट के साथ मुंह में स्वाद का विस्फोट हो रहा था। चर्बी का वह हिस्सा तो और भी कमाल का था, बाहर की कुरकुरी परत दांतों के नीचे टूटते ही पिघलने लगी और रेशमी एहसास के साथ पूरे मुंह में पहाड़ी बकरे की वह सौंधी महक फैल गई। लाजवाब, कसम से, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, मोहित ने मजे लेते हुए सोचा। एप 120। सुबह के 5 बज रहे थे और आसमान में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। मोहित ने कुछ और कबाब भुने और उन्हें लेकर नीलकंठ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ओर चल पड़ा। रात भर के आराम के बाद उसके पैरों की थकान पूरी तरह मिट चुकी थी। भारी गर्म कपड़ों में लिपटा होने के कारण उसे जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। वह एक पत्थर पर बैठ गया और शांति से सूर्योदय का इंतजार करने लगा। उसे लगा था कि इतनी सुबह वहां सिर्फ वही होगा, पर उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि चौकोर चेहरे वाले शर्मा जी भी वहां आ पहुंचे हैं। शर्मा जी के हाथ में अभी भी वही प्याज रोटी वाला रोल था। मोहित को देखते ही उन्होंने अभिवादन किया, छोटे उस्ताद, आज बड़ी जल्दी उठ गए। क्या आप भी सूर्योदय देखने आए हैं? मोहित ने जवाब दिया, सुना है कि यहाँ का सूर्योदय दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, इसलिए सोचा देख लूं। शर्मा जी उसके पास बैठ गए और जब उनकी नज़र मोहित के हाथ में मौजूद कबाबों पर पड़ी तो वे मजाक करने से खुद को रोक नहीं पाए। वाह भाई, सुबह सुबह इतना भारी नाश्ता, जवानी का जोश ही कुछ और है। मोहित ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, ये कबाब भले ही भारी हों पर सख्त नहीं है। असली सख्त चीज तो आपकी वो रोटी है। शर्मा जी खिलखिलाकर हंस पड़े, पर उन्होंने मोहित को यह नहीं बताया कि जो रोल वे अभी खा रहे हैं वह ताज़ा बना हुआ है और बिल्कुल भी सख्त नहीं है। दोनों खामोशी से अपना नाश्ता करने लगे। तभी ठंडी हवा का एक झोंका कबाबों की खुशबू लेकर शर्मा जी की नाक तक पहुंचा। स्र शर्मा जी की नाक फड़कने लगी। मांस की वह सौंधी महक, मिर्च और जीरे का तीखापन, सब मिलकर उनके खाली पेट को बुरी तरह ललचाने लगे।
मोहित को मजे से कबाब खाते देख शर्मा जी के मुंह में पानी आने लगा। उनके हाथ में मौजूद प्याज रोटी का रोल अचानक बेस्वाद लगने लगा। जब मोहित ने गौर किया कि शर्मा जी उसे एकटक घूर रहे हैं, तो वह रुका और पूछा, क्या हुआ? शर्मा जी ने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए बोले, वो मोहित भाई, क्या आप ये कबाब बेच रहे हैं? अचानक मेरा मन भी कुछ जबरदस्त खाने का कर गया है। मोहित की आंखें चमक उठीं। वह आज के टारगेट की चिंता कर ही रहा था कि पहला ग्राहक खुद चलकर आ गया। बिल्कुल, 5 रुपये की एक सीख है। पहले आप ये 2 चक्कर देखिए, अगर पसंद आए तो और ले लीजिएगा। कल रात मोहित ने स्थानीय कीमतों का पता लगाया था। आमतौर पर कबाब 2-3 रुपये के मिलते थे, पर पहाड़ की चोटी पर लागत बहुत ज्यादा थी। भले ही उसे किराया नहीं देना था, पर अगर वह कीमत बहुत कम रखता तो लोग शक करते कि शायद वह घटिया माल इस्तेमाल कर रहा है। सामान ऊपर पहुंचाने का खर्च और मेहनत को देखते हुए सही दाम रखना ही समझदारी थी। शर्मा जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 सीखें पकड़ लीं और तारीफ की, मोहित भाई, आपकी बिजनेस की समझ कमाल की है। पर पहाड़ों पर कोयला जलाना मना है, तो शायद आपके कबाबों में वो स्मोकी स्वाद न आए। मोहित ने सिर्फ इतना कहा, आप खाकर देखिए और फिर बताइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप जैसे पारखी को देवभूमि का ये स्वाद कैसा लगता है। शर्मा जी ने सीख को हाथ में लिया तो उन्हें उसका वजन महसूस हुआ। उन्होंने मन ही मन सिर हिलाया। मांस की मात्रा में कोई कंजूसी नहीं की गई थी। जैसे ही कबाब करीब आया, उसकी महक और भी तेज हो गई। पर एक स्थानीय होने के नाते वे अपनी शालीनता नहीं छोड़ना चाहते थे, ताकि यह बाहर से आया लड़का उन्हें कमतर न समझे। उन्होंने बड़े सलीके से ऊपर की पहली बोटी को अपने दांतों से खींचा और धीरे धीरे चबाने लगे। हे भगवान! शर्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस मांस में ऐसा क्या जादू था? वे जानते थे कि मोहित ने इलेक्ट्रिक ग्रिल तंदूर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कोयला जलाने पर तो प्रशासन उठा ले जाता। उन्होंने पहले भी इलेक्ट्रिक ग्रिल पर बना मीट खाया था, जो कोयले वाले स्वाद के आसपास भी नहीं भटकता था। वह अक्सर सूखा और बेस्वाद होता था। पर उनके मुंह में मौजूद यह मांस कुछ और ही था। एक बाइट में ही उन्हें मांस की कोमलता महसूस हुई। जैसे ही उनके दांतों ने दबाव बनाया, उन्हें मांस का लजीज रस अपने मुंह में घुलता हुआ साफ महसूस हुआ। मसाले भले ही साधारण थे, पर उन्होंने पहाड़ी बकरे के मांस के असली स्वाद को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। जल्द ही उन्होंने चर्बी का एक टुकड़ा चखा। कड़क, एक कुरकुरी आवाज के साथ चर्बी मुंह में फट गई और मक्खन की तरह घुल गई। वह महक इतनी जबरदस्त थी कि उनकी रूह तृप्त हो गई। सबसे कमाल की बात यह थी कि उस चर्बी में सेब की एक हल्की सी ताजगी भरी खुशबू थी, जिससे वह बिल्कुल भी भारी या ऑयली महसूस नहीं हो रही थी। अब शर्मा जी को अपनी शालीनता की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने दूसरी सीख भी उठाए और सब कुछ एक साथ सफाचट कर गए। उनका पूरा मुंह उस सौंधे जायके से भर गया था। ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि ऐसा स्वाद उन्होंने आज तक नहीं चखा था। उस्ताद, मान गए। शर्मा जी ने अंगूठा दिखाकर तारीफ की, मैंने आज तक इतने लाजवाब कबाब नहीं खाए। इस हुनर के साथ तो मोहित भाई आप यहाँ झंडे गाड़ देंगे। मोहित मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि क्षितिज पर उभरती रोशनी की एक किरण ने उसका ध्यान खींच लिया। इस वक्त नीलकंठ पर्वत सफेद और शांत था और बर्फीली हवाएं चोटियों से टकरा रही थीं। दूर बादलों के समुद्र के बीच अचानक रोशनी की एक लकीर दिखी, और फिर नारंगी रंग की किरणों ने बादलों के किनारों को सुनहरा कर दिया। इससे पहले कि मोहित इस खूबसूरती पर कुछ कह पाता, सुनहरी रोशनी की लहरें चारों ओर फैल गईं। देखते ही देखते बादलों को चीरते हुए लाल सूरज ऊपर आया और हजारों सुनहरी किरणें धरती पर बिखर गईं। पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली चट्टानों पर एक रहस्यमयी और सुंदर रंग चढ़ गया। मोहित को लगा कि इस जादुई नज़ारे को शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था। उसने खुद को शांत करने के लिए कबाब की एक और बाइट ली। वाकई, सूर्योदय देखते हुए कबाब खाने का सुख कुछ और ही है। आंखों, मन और पेट, सबकी तृप्ति एक साथ। शर्मा जी सूर्योदय को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गए। ये नज़ारा तो पूरी जिंदगी भी देखो तो मन नहीं भरेगा। और ये कबाब भी पूरी जिंदगी खाए जा सकते हैं, मन नहीं भरेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। शर्मा जी ने थोड़ा चिढ़कर मोहित की तरफ देखा, पर कुछ कहने से पहले उनकी नज़र फिर से मोहित के हाथ में मौजूद कबाबों पर टिक गई। कसम से, कितने लजीज लग रहे हैं। सच तो ये था कि वे और खाना चाहते थे। सुनो भाई, जल्दी से मेरे लिए 20 सीखें और भून दो। नहीं, रुको, मैं अपनी पत्नी को फोन करता हूं ताकि वो मेरे माता पिता और बच्चों को भी ऊपर ले आए। आज हम सब यहीं बैठकर कबाबों की पार्टी करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनें।